नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला सुदर्शन जो था वो उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास अपनी 20 एकड़ जमीन होती है और उसके पास इस गांव में एक बहुत ही बड़ी सीमेंट वाली दुकान थी और इस दुकान से भी वो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। सुदर्शन के पास पैसा और पावर दोनों थे, लेकिन सुरेश के पत्नी की 4 साल पहले एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से सुरेश बहुत ही बदल गया था। और अब जो सुरेश था वो शराब भी पीना लगा था। वो अपने खेत में एक आलीशान महल जैसा कमरा भी बनवा कर रखा हुआ था और इसी कमरे के अंदर उसने सारी सुख सुविधाएं की सामान भी रखी हुई थी। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो था वो चरित्र से तो थोड़ा गलत था। उसे जो भी महिला पसंद आ जाया करती थी वो अपने पैसों के दम पर उस महिला को अपने आलीशान कमरे में अपने बिस्तर तक ले जाता था। उसका बस यही काम बचा हुआ था। अब सुरेश के परिवार में उसकी 2 बहू भी होती है, जिसमें बड़ी बहू का नाम जो होता है वो अंजलि होता है और छोटी बहू का नाम मीना होता है। दोनों ही बहुएं काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन बड़ी बहू का पति जो था वो एक हादसे में उसकी जान चली गई थी, जिसकी वजह से मीना विधवा हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जो मीना थी वो अपने ससुराल में ही थी। वो अपनी दूसरी शादी की भी डिमांड नहीं करती है। वो अपने मन में एक ही बात सोचती है कि जो उसका ससुर है उसके पास बहुत ही अच्छी खासी धन दौलत है, तो उसमें से आधे के हकदार तो वो भी है, तो इसीलिए रुक जाती है और इसीलिए वो अपनी दूसरी शादी भी नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, ये छोटी वाली बहू होती है जिसका पति जो था वो दूसरे शहर में रह करके नौकरी करता था और उसका पति भी ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। लेकिन पिंकू ने अपनी पत्नी को यहीं इसी गांव में छोड़ रखा था। पिंकू अपनी पत्नी से सिर्फ एक ही बात कहता था कि बस तुम्हें अब मेरे पिता की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करना है, इन्हें कभी किसी तरह की कोई कमी महसूस मत होने देना। लेकिन पिंकू अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि वो तो दूसरी शहर में रह करके नौकरी कर रहा था। इस तरीके से ये परिवार जो था वो ऐसे ही ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। लेकिन दोनों ये जो बहुएं थी वो काफी ज्यादा आलसी थी, कामचोर थी और अक्सर इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के विवाद हो जाता था और इनका बहस इतना बढ़ जाता था कि ये झगड़े वाली बात जो थी वो ससुर तक पहुंच जाया करती थी और ससुर भी दोनों बहुओं को हमेशा समझाता था। लेकिन दोनों ही बहुएं जो थी वो ससुर की बातों को बस सुना करती थी, वो उस पर अमल नहीं किया करती थी। कुछ दिनों का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और फिर होता क्या है दोस्तों कि एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है और जो ये ससुर था वो अपने खेत से काम काज करके घर लौटा था और अपनी बड़ी बहू से जा करके कहता है कि बहू मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और इसके बाद बहू जो है वो खाना लाने के लिए रसोई में जाती है। लेकिन आज सुरेश की नजर जो थी वो अपनी बड़ी बहू पर ही खराब हो गई थी, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था भी जो कि दोनों ही बहुओं पर गलत नजर रखा करता था। अब जैसे ही बड़ी बहू अपनी खाना लेकर ससुर के लिए उसके पास जाती है तो उसका ससुर कहता है कि क्या बात है बहू, आज तुम कुछ ज्यादा परेशान दिख रही हो। उसी समय बड़ी बहू अपने ससुर से ये कहती है कि दरअसल पिताजी, आज फिर से हमारा झगड़ा हो गया है काम की वजह से और इस झगड़े को हमेशा के लिए आपको ही खत्म करना पड़ेगा। अब वहां पर छोटी बहू भी खड़ी होती है। अब जैसे ही छोटी बहू बड़ी बहू की बात सुनती है तो फिर दोनों ही के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन उसी समय इनका ससुर कहने लगता है कि तुम दोनों जो है वो ऐसे झगड़ना बंद कर दो, मैं आज ही किसी नौकरानी को लेकर आता हूँ और तुम दोनों की वजह से ही मैं एक नौकरानी रख देता हूँ, वो अब घर के कामकाज किया करेगी और फिर इस तरह से ये झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही देवरानी जेठानी अपनी ससुर की बात को सुनते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जो ससुर था उसकी नजर जो थी वो तो अपनी बड़ी बहू पर टिकी हुई थी। जो ये ससुर होता है दोस्तों, वो अपनी बड़ी बहू को जैसे तैसे करके किसी भी तरह वक्त उसके साथ बिताना चाहता था और वो अपने मन में यही सोचता था कि जो उसकी बड़ी बहू है वो अकेले है तो उसका ख्याल मुझे ही रखना ही चाहिए। और इस तरीके से सुरेश आज के टाइम में खाना खाने के बाद अपने खेतों की तरफ चला जाता है। लेकिन बीच रास्ते में ही सुरेश की मुलाकात एक खूबसूरत महिला से हो जाती है और जिस महिला का नाम दोस्तों ज्योति होता है। अब ज्योति एक ऐसी महिला थी दोस्तों जो कि लोगों के साथ पैसे लेकर वक्त बिताया करती थी। ज्योति का जो चरित्र था दोस्तों वो ठीक नहीं था और इस बात के बारे में वो व्यक्ति भी जानता था, यानी कि सुरेश भी जानता था। और फिर जैसे ही वो अचानक से ज्योति से मिलता है तो फिर वो इसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम कब तक ऐसे खेतों में काम करती रहोगी, तुम ऐसा करो कि मेरे घर पर नौकरानी का काम करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें महीने के 10,000 रुपए भी दूंगा। अब जैसे ही ज्योति इस व्यक्ति की बात को सुनती है तो कहती है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं आपके भी घर पर काम कर सकती हूँ।
लेकिन तभी ज्योति सुरेश से कहती है कि देखिए जमींदार साहब, मैं काम करने से पहले 1 महीने की पेमेंट एडवांस में लूंगी। जैसे ही सुरेश उस महिला की बात को सुनता है तो कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें बिल्कुल एडवांस में कुछ पैसे दे देता हूँ। और इसके बाद सुरेश अपने जेब से पैसे निकाल करके 5,000 रुपए जो है वो ज्योति को दे देता है। अब ज्योति भी पैसों को लेकर के काफी खुश हो गई थी, लेकिन ज्योति अपने मन में यही सोच रही थी कि ये तो गांव का सबसे ही धनी व्यक्ति है, तो क्यों ना इसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। और वो व्यक्ति तो पहले से ही चरित्र का गलत था। इसके बाद ज्योति उसे कहती है कि आप जमींदार साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं कल से ही आपके घर पर अब सारा काम कर दूंगी। इस बात को सुनकर के सुरेश बहुत खुश हो गया था और फिर उसके बाद वो अपने खेत में काम करने चला जाता है। इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है और जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह सुबह ये जो महिला ज्योति होती है वो सुरेश कुमार के घर पर पहुंच जाती है। अब ये ज्योति वहां जाकर के दोनों बहुओं से मिलती है और फिर दोनों बहुएं इस महिला को सारा घर का काम समझा देती है और फिर इस तरह से वो उस घर में काम करना शुरू कर देती है। इस तरीके से लगभग 15 दिन का वक्त भी बीत जाता है और ज्योति ने इस 10 दिन के अंदर अंदर दोनों ही बहुओं का दिल जीत लिया था और साथ में ही इस सुरेश कुमार का भी दिल जीत लिया था। अब ज्योति हर समय घर के ही कामकाज में लगी थी और बड़ी ही जल्दी जल्दी में वो काम भी खत्म कर लिया करती थी और उसके बाद वो सुरेश की भी सेवा करना शुरू कर देती थी। उसके लिए वो बहुत बेहतरीन खाना बनाती थी और इस तरीके से सुरेश और जो ज्योति थी उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। जब भी सुरेश सिंह को मौका मिलता था वो इस महिला ज्योति को चुपचाप कुछ पैसे दे दिया करता था, लेकिन अभी तक दोनों को मिलन करने का मौका नहीं आया था। और इसी तरीके से कुछ दिन का वो वक्त बीतता है और फिर कुछ दिन के बाद होता है क्या है दोस्तों कि सुबह का उस समय हो रहा होता है और उसी समय जो ये सुरेश सिंह होता है दोस्तों वो अपने घर के ही अंदर बैठा हुआ था और तभी वो अपनी दोनों बहुओं से ये कहता है कि देखो पड़ोस में ही शादी है और शादी में तुम दोनों को ही बुलाया गया है, तो तुम दोनों को वहां पर जरूर जाना चाहिए। तभी दोनों बहुएं कहने लगती है कि ठीक है पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम वहां पर शादी में जरूर जाएंगे। और इसके बाद ये दोनों बहुएं जाकर के अपने घर में तैयार होने लगती है और तैयार होने के बाद जो पड़ोस में ही शादी होती है उसमें शामिल होने चली जाती है और लगभग आधे घंटे का वक्त बीत जाता है। इस वक्त तक ये सुरेश सिंह घर में ही बैठा था और अपने मन में यही सोच रहा था कि अब तो दोनों बहुएं शादी में चली गई हैं और इस वक्त ज्योति घर में अकेली है, तो क्यों ना आज इस मौके का फायदा उठाया जाए। और इस तरीके से सुरेश जो है वो उसी समय ज्योति को अपने पास बुलाता है और ज्योति से कहता है कि देखो ज्योति, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ। अब जैसे ही ज्योति के सामने पैसे की बात की जाती है तो फिर कहती है कि तो फिर बताइए ना, मैं आपके लिए बदले में क्या करूं। अब इसके बाद सुरेश अपनी इस नौकरानी ज्योति से कहता है कि ज्योति तू जाकर के पहले घर का दरवाजा बंद कर। अब जैसे ही ज्योति ये बात सुनती है तो वो समझ जाती है कि वो क्या करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो चाल चलन चरित्र था दोस्तों वो कुछ ठीक नहीं था और जब उसे सामने से पैसे का ऑफर मिला था तो उसे पता था कि उसे क्या काम करना है और उस काम के बदले में उसे ये जो सुरेश था वो काफी अच्छे खासे पैसे भी देने वाला था। और इस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अकेलेपन का फायदा उठाते हुए अपना वक्त बिताया। और उधर जो बहुएं थी वो तो 2-3 घंटे के पहले आने वाली नहीं थी, ये बात ससुर को बहुत अच्छे से पता थी और इसीलिए उसने बहुत ही अच्छे से इस चीज का फायदा उठाया था। अब वो सारी बात जो है वो क्लियरली ज्योति से कहता है और फिर ज्योति जो है वो इस चीज के लिए हामी भर देती है और फिर वो अब इस बूढ़े का हाथ पकड़कर इसको कमरे के अंदर ले जाती है और इस तरह से इन दोनों के बीच में दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों ही मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों जो थे वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं हर तरह का सुख देना चाहते थे। और जैसे ये सारा काम पूरा हो जाता है तो सुरेश अपने जेब से कुछ पैसे निकाल करके उस महिला ज्योति को दे देता है और ज्योति से कहता है कि देख ज्योति, घर में तो मुझे मौका मिलेगा नहीं, इसीलिए जब भी मेरा मन करेगा तो मैं तुझे खेत में ही बुला लिया करूंगा और तुम्हें वहां टाइम निकाल कर कैसे भी आना होगा। तो ज्योति कहती है कि देखिए साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं वहां हाजिर हो जाऊंगी। और इस तरह से नौकरानी और माली की जो प्रेम कहानी थी वो यहीं से शुरू हो गई थी। अब तो जब भी सुरेश का मन करता था वो अपनी नौकरानी को अपने खेत में अपने कमरे में बुला लिया करता था और इसके साथ अपना वक्त बिता करके इसके पैसे देता और मामला खत्म कर देता था। इस तरीके से ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चल रहा था और जैसे ही 1 महीने का वक्त बीतता है तो फिर एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है दोस्तों। जो सुरेश की दोनों बहुएं होती है वो उस समय घर के छोटे मोटे कामकाज कर रही होती है।
दूसरी तरफ जो नौकरानी ये ज्योति होती है, उसे बहुत मतलब कि घर के बड़े-बड़े कामों की ज़िम्मेदारी दी गई थी। वो उस समय घर में रसोई में खाना बना रही थी और तभी सुरेश अपने घर पर लौट कर आता है। वो ये देखता है कि जो ज्योति है वो उस समय घर में किचन में खाना बना रही है, जबकि दोनों बहुएँ जो थी वो छोटे-मोटे अपने काम में व्यस्त थी। इसके बाद सुरेश जो है वो अपनी नौकरानी ज्योति से कहता है कि ज्योति जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर के कमरे में आओ। उसी समय जो ज्योति होती है वो खाना तैयार करके तुरंत थैली में लेकर के सीधे ही सुरेश के कमरे में जाती है और फिर सुरेश मौका पाते ही उस समय उस महिला का हाथ पकड़ लेता है। वो देखता है कि उस समय दोनों ही बहुएं कामकाज में व्यस्त थी। अब उसी समय ये जो सुरेश होता है कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन उसी समय उसकी बड़ी बहू की नजरें ज्योति और सुरेश पर पड़ जाती है। मीना जब इन दोनों को ऐसे देखती है तो वो सब समझ जाती है और जैसे ही सुरेश सिंह का सारा काम खत्म होता है तो फिर वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन मीना देवी से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती है और मीना उसी समय अपनी नौकरानी ज्योति को अपने पास बुलाती है और फिर उससे कहती है कि तुम गरीब लोग ऐसे ही होते, तुम अमीर लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते और फिर उनके साथ रंगरलियां मनाकर उनसे पैसे ले लेती है। अब जैसे ही ऐसी बात ज्योति सुनती है तो उसे काफी ज्यादा खराब लगता है और फिर ज्योति कहती है कि तुम्हारा ससुर कोई दूध का धोला नहीं है, बल्कि वही मुझे हाथ पकड़ करके कमरे में ले जाता है और उसने पहले भी मेरे साथ कई रात बिताई है और बदले में वो मुझे पैसे जरूर देता है, लेकिन मैं उसकी सारी जरूरतों को भी तो पूरा करती हूँ। जब वो ऐसी बात मीना से कहती है तो मीना और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर मीना ज्योति से कहती है कि देखो ज्योति, आज के बाद अब तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद तुम यहाँ से बिल्कुल फ्री हो चुकी हो। और इस तरीके से मीना जो थी वो इस नौकरानी को अपने घर से, अपने काम से बाहर निकाल देती है। इसके बाद जैसे ही शाम का समय होता है तो फिर जो ये सुरेश कुमार होता है वो अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद सुरेश ये देखता है कि घर में सिर्फ उसकी दोनों बहुएं ही काम कर रही होती है। उसी समय सुरेश अपनी बड़ी बहू से इस बारे में पूछने लगता है कि मीना क्या बात है, ज्योति कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी मीना कहती है कि पिताजी मैंने उसे काम से ही बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने घर में चोरी की थी और वो गलत चरित्र की भी है। अब जैसे ही ये बात वो सुरेश से कहती है तो सुरेश कुमार को इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। सुरेश कुमार अपनी बहू से कहता है कि तुम्हें किसने ये सब कुछ करने को कहा था, तुम्हें ऐसे ज्योति को ऐसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। इसके बाद मीना जो है वो अपने ससुर से कहती है कि पिताजी मुझे पता है कि आप उसके बारे में इतनी फिक्रमंद क्यों हैं, क्योंकि आप उसके साथ वक्त बिताते हैं और बदले में आप उसे पैसे भी देते हैं और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि आप सारी जमीन जायदाद उसके नाम पर कर देंगे। अब जैसे वो ऐसी बात अपने ससुर से कहती है तो ससुर को इस बात पर काफी नाराजगी हो जाती है। वो कहने लगता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर तुमने उसे घर से काम बाहर निकाला होगा तो फिर तुम सोचना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये सुरेश कुमार था वो अब अपने मन में एक ही बात को ठान चुका था। वो अपने मन में यही सोचता है कि जो उसकी बड़ी बहू है उसने ये बहुत ही बड़ी गलत काम किया है और अब इसका हर्जाना उसे ही भुगतना पड़ेगा। अब जो सुरेश कुमार होता है वो अपनी दोनों बहुओं के साथ बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था, जिसके बारे में दोनों बहुएं कुछ नहीं जानती थी। इस तरीके से तकरीबन आधे घंटे का वक्त बीतने के बाद सुरेश कुमार अपने घर से बाहर निकल करके सीधा ही ज्योति के घर पर चला जाता है और फिर ज्योति के घर के दरवाजे को खटखटाता है। तब जाकर ज्योति दरवाजा खोलती है और सुरेश कुमार उससे कहने लगता है कि ज्योति तुम्हें घर से फिर से मेरे काम पर कर चलना होगा। लेकिन तब ज्योति कहने लगती है कि जिस घर में मुझे इस तरह से बेइज्जत किया गया है मैं वहां फिर वापस नहीं जाऊंगी और वैसे भी आज तक जो आपके और मेरे बीच में हुआ है वो हो चुका है। अब आइंदा से आप मेरे घर पर कभी मिलने मत आइएगा और ना ही मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। अब जब ऐसी बात वो सुरेश कुमार से कहती है तो वो भी चुपचाप निकल करके अपने खेत में जाता है और फिर अपने आलीशान कमरे में बैठ करके जम करके शराब पीता है। अब कहीं ना कहीं सुरेश कुमार को अपनी दोनों बहुओं पर ही गुस्सा आ रहा था और फिर इसीलिए वो एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब इसी तरीके से तकरीबन 10 दिन का समय निकल जाता है। एक दिन शाम का समय हो रहा होता है और जो सुरेश कुमार का बेटा पिंटू होता है वो दिल्ली से अपने घर पर आता है, अपने पिता से मिलता है और फिर अपनी पत्नी से भी मिलता है और पत्नी से ये भी कहता है कि देखो तुम अपनी जल्दी से सामान पैक कर लो क्योंकि हम 2-4 दिनों के लिए दिल्ली इकट्ठे रहेंगे और मैं तुम्हें दिल्ली एक बार घुमा देना चाहता हूँ। पास में ही राजेश की जो भाभी होती है वहीं बैठी हुई थी और तभी मीना अपनी देवर से कहती है कि राजेश फिर मुझे भी अपने साथ दिल्ली लेकर के चलो। लेकिन तभी पिंटू कहता है कि भाभी आप यहीं पर रहिए, लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, लेकिन इस बार तो सिर्फ मैं अपनी पत्नी के ही साथ अकेले टाइम बिताना चाहता हूँ और इसीलिए कल ही हम लोग 4 दिनों के लिए जा रहे हैं। जब इस तरह की बातें चल रही थी उसी समय सुरेश कुमार कहने लगता है कि पिंटू ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि छोटी बहू को साथ में ले जा करके इसे भी दिल्ली घुमा करके ले आओ।
तो इस तरीके से सारा प्लान बन जाता है और जैसे ही पूरी रात गुजरती है तो फिर अगले दिन सुबह के समय में जो ये पिंटू होता है वो अपनी पत्नी को लेकर के घुमाने निकल पाता है दिल्ली। अब जैसे ही 1 घंटे का वक्त बीतता है तो सुरेश कुमार अपने घर में बैठ करके यही सोचने लगता है कि अब तो उसके पास 4-5 दिन का समय है और वो अपने 4-5 दिन बहुत ही मजे के साथ बिताएगा। इस तरीके से सुरेश कुमार अपने मन में ये ठान चुका था कि अब उसको अपनी बहू को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पूरा दिन निकल जाता है और जैसे ही रात का समय होता है तो सुरेश अपने खेत में बैठ करके काफी देर तक शराब पीता है और फिर सब काफी ज्यादा नशा हो जाता है। तो रात के 9 बजे के आसपास वो अपने खेत से वापस अपने गांव में अपने घर पर पहुंचता है और फिर इसके बाद जो इसकी बड़ी बहू होती है वो आकर के घर का दरवाजा खोलती है। मीना देखती है कि आज उसका ससुर जो है वो काफी ज्यादा शराब पी करके घर आया हुआ है, लेकिन फिर भी सुरेश कुमार अपने घर के अंदर जाता है और फिर बहू से जाकर के कहता है कि मीना जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो। और इसके बाद बहू जो है वो खाना निकालने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन वहां पर सुरेश कुमार भी पहुंच जाता है और फिर उसके बाद सुरेश अपनी बहू से कहता है कि देखो मीना, आज रात को हम लोग घर में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं और तो कोई तीसरा है भी नहीं, तो तुम ऐसा करो कि आज रात को तुम मेरे साथ वक्त बिताओ, वैसे भी हमें देखने वाला कौन है और इस बात के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे ही ये बात मीना से कही जाती है तो मीना इन चीजों का विरोध करना शुरू कर देती है। वो कहने लगती है कि आप मेरे पिता के समान हैं और इस तरह की गलत बातें क्यों कह रहे हैं। लेकिन इस बात पर सुरेश कुमार को गुस्सा आ जाता है और अब क्या करता है कि रसोई में ही से एक चाकू उठाता है और फिर वो चाकू अपनी बहू के गर्दन पर रख देता है और फिर उसे धमकी देना शुरू कर देता है। बहू से कहता है कि अगर तुमने कोशिश भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर सोच लेना क्या होगा। अब कहीं ना कहीं उसके गले पर चाकू था तो वो डर से कुछ बोल भी नहीं पाई और कुछ कर भी नहीं पाई। और इसके बाद सुरेश कुमार अपनी बहू को लेकर के अपने कमरे के अंदर जाता है और फिर इसके बाद वो व्यक्ति अपनी बहू के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। इसकी बहू इस चीज का विरोध करती रही, लेकिन फिर भी जो उसका ससुर था वो शराब के नशे में धुत था, इसीलिए वो बिना उसकी सुने लगातार इस गलत काम को करता है। अब वो इस काम को अपनी इच्छा अनुसार करके ही मानता है और फिर जैसे ही वो ऐसा कर देता है तभी वो अपनी बहू को धमकी भी देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो सोच लेना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब जैसे इस तरह की बात मीना से कही जाती है तो मीना कहीं ना कहीं डर जाती है और वो जानती भी थी कि उसका ससुर वाकई में पैसे वाला है और वो कुछ भी कर सकता है और मीना के लिए ये कोई बहुत ही बड़ी बात थी। अब जब ऐसी ऐसी बातें उसके ख्याल में आते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। इस तरीके से सुरेश कुमार ने एक बार अपनी बहू के साथ गलत काम कर लिया था, लेकिन बड़ी बहू ये नहीं जानती थी कि अब ये सिलसिला उसके साथ लगातार चलेगा। अब लगातार 4 दिनों तक ये जो ससुर था वो अपनी बहू का फायदा उठाता रहा। हर रात वो शराब पीने के बाद जानवर बन जाता था और फिर अपनी बहू का फायदा उठा लिया करता था। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उसकी बहू शुरुआत में विरोध करती रह गई थी, लेकिन ना तो उस घर में उसकी बहू के कोई सुनने वाला था और ना ही ससुर अपनी गलतियों के लिए कभी भी अफसोस करने वाला था। वो ये चीजें जानबूझ करके कर रहा था और लाख मना करने के बावजूद भी वो लगातार 4 दिनों तक उसके साथ गलत रिश्ते कायम करता है। मीना जो थी वो इससे इतना डरती थी कि वो इसके बाद में विरोध भी करना छोड़ देती है। अब इस तरीके से जैसे ही 4-5 दिन का वक्त बीतता है तो फिर आखिरकार सुरेश कुमार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आ जाता है और इसके बाद दोस्तों वो पिंटू अपने घर पर भी 2 दिनों रहता है, लेकिन फिर भी मीना की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस गलत बात के बारे में अपने देवर से कोई बात कह सके, क्योंकि बड़ी बहू को इस बात का बहुत ज्यादा डर था कि उसका ससुर कहीं उसकी जान ना ले ले। और इस तरीके से 2 दिन का वक्त बीतने के बाद अब पिंटू जो है वो नौकरी पर वापस दिल्ली लौट जाता है और दिल्ली जाने के बाद वो अपने कामकाज में लग जाता है। लेकिन जो ये सुरेश कुमार था वो अब और भी बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। कई दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर क्या होता है दोस्तों कि एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है और जो ये सुरेश कुमार होता है वो अपने खेत में उस समय काम करने जाता है और उस वक्त घर में उसकी दोनों बहुएं जो थी वो रह गई थी। इसके बाद दोनों बहुएं जो थी वो अपने घर के कामकाज में लग जाती है। लेकिन थोड़ा सा वक्त बीतने के बाद जो ये मीना होती है वो अंजलि से कहती है कि देख अंजलि, मुझे अपनी एक पड़ोसन के घर जाना है तो मैं थोड़ी देर बाद लौट कर आती हूँ। तो अंजलि कहती है कि ठीक है दीदी आप जाइए, मैं वैसे भी घर के कामकाज खत्म ही कर लूंगी। और इसके बाद अब आज अंजलि घर में अकेली रह गई थी और उसी समय जो उसका ससुर सुरेश कुमार होता है वो शराब पीकर घर पर आता है और घर पर आने के बाद देखता है कि आज उसकी घर में छोटी बहू बिल्कुल अकेली होती है और फिर वो अपनी छोटी बहू से पूछने लगता है कि बड़ी बहू कहाँ गई है। तभी अंजलि उसे बताती है कि दीदी तो पड़ोस वाली दीदी के घर पर गई है, तो वो 1-2 घंटे के बाद ही लौट कर आएंगे।
अब जैसे ही वो ऐसी बात सुनता है सुरेश कुमार, तो फिर उसका माथा घूम जाता है। वो अपने मन में ये सोचता है कि आज उसकी छोटी बहू घर में अकेली है, तो क्यों ना आज इसका फायदा उठा लिया जाए। और वैसे भी सुरेश ने आज काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, और फिर वो जल्दी जल्दी में उसी समय जाकर के घर के दरवाजे को बंद कर देता है, फिर सीधा कमरे के अंदर जाता है जहां पर छोटी बहू काम कर रही थी। और उसी समय ये पीछे से जाकर के बहू को पकड़ लेता है। उसे कहता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, गला दबा दूंगा। अब जैसे ही वो ऐसी बात कहता है तो बहू डर जाती है। बहू कहने लगती है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सुरेश कुमार कहाँ रुकने वाला था। सुरेश कुमार कहता है कि मुझे आज तुम्हारे साथ अपना वक्त बिताना है। और इस तरीके से दोस्तों सुरेश कुमार जल्दी जल्दी में घर में ही पड़ी एक छुरी उठा लेता है, और फिर उसी छुरी को बहू के गर्दन पर रख देता है और कहता है कि मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी जान ले सकता हूं, वरना फिर तुम मेरी बात मान जाओ। अब छोटी बहू काफी ज्यादा डर गई, और इसके बाद जो सुरेश कुमार होता है वो अपनी छोटी बहू को लेकर के कमरे के अंदर जाता है, और आज वो अपनी छोटी बहू के भी साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। सुरेश कुमार जो था वो आज सारी मर्यादाओं को लांघ गया था, क्योंकि आज उसने दूसरी बहू के भी साथ गलत काम किया। और फिर सारा काम खत्म करने के बाद फिर छोटी बहू को भी वो धमकी देता है, कहता है कि मैं चाहूं तो तुम्हारी 1 मिनट में जान ले सकता हूं, अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो समझ लेना। अब उसके साथ भी ये सिलसिला शुरू हो चुका था। और इसके बाद सुरेश कुमार वापस से शराब पीने के लिए खेत में जाता है। जैसे ही 1-1.5 घंटे का वक्त बीता है तो फिर उसी समय जो अंजलि की जेठानी होती है वो अपने घर पर आती है, और तब मीना ये देखती है कि अंजलि काफी ज्यादा परेशान थी और उसके कपड़ों की हालत भी ठीक नहीं थी। और फिर वो अंजलि से पूछने लगती है कि अंजलि क्या बात है, तुम इतने ज्यादा परेशान और दुखी क्यों दिख रही हो। और अंजलि फिर मीना के सामने रोना शुरू कर देती है, और फिर अंजलि उसे बता देती है कि आज पिताजी ने गलत काम किया है मेरे साथ। जब आप घर पर नहीं थी तो वो मेरे साथ गलत काम करके खेत में गए हैं। अब जैसे ही वो ऐसी बात जेठानी के सामने कहती है तो उसकी जेठानी भी रोने लगती है, और फिर वो भी अपनी शुरू से लेकर के आखिर तक सारी कहानी जो है वो अपनी देवरानी से बता देती है। वो कहती है कि जो हमारा ससुर है वो इंसान नहीं है बल्कि जानवर है, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और इस तरह से देवरानी जेठानी मिलकर के ये फैसला लेती है कि वो अपने ससुर को माफ नहीं करेंगी, वो उसे कर्मों की सजा जरूर दिलाएंगे। और इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर वो अपने पति को बताएगी तो शायद उसका पति इस चीज के लिए नहीं मानेगा। तो वो दोनों ही मिलकर के सीधे ही पहुंच जाती है थाने, और जाकर के अपने ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और थाने में वो इंस्पेक्टर साहब से सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उनका ससुर दोनों ही बहुओं के साथ गलत काम करता है। और इस तरह से पुलिस जो है वो उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही सुरेश कुमार को उसके खेत में बने आलीशान कमरे से उठा कर लाती है। और जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वो जाहिर सी बात इस चीज को स्वीकार नहीं रहा था। वो ये कह रहा था कि मेरी दोनों बहुएं मुझे धन के लालच में फंसाना चाहती है, वो मेरा धन हड़पना चाहती है, पैसे हड़पना चाहती है। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तब जाकर के आखिर वो इंसान टूटता है और उसने फिर जाकर सच्चाई बताई। और इस तरह से अब दोनों ही बहुओं को इंसाफ मिल चुका था। अब उसका ससुर जो है उस पर FIR दर्ज करा करके उसे जेल भेज दिया गया है। अब ये बात तो भविष्य में पता चलेगी कि जज साहब उसे क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन इधर दोनों बहुएं काफी ज्यादा आजाद महसूस कर रही थी। वो एक ऐसे दलदल से निकल गई थी जो कि उनसे घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा था। जब अंजलि ने ये बात अपने पति को बताई तो उसका पति इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे भी इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा। और उसने भी कहा कि ठीक है, तुम लोगों ने जो किया वो सही किया, पिताजी ने तुम्हारे साथ तुम लोगों के साथ गलत किया था, इसीलिए उनके कर्मों की सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों बहुओं के हौसला के वजह से सिर्फ उसके ससुर को उसके कर्मों की सजा मिली। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।